ऑटो में। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कर्फ्यू नियमों को और सख्त कर दिया गया। अब जरूरी सामान की दुकानें भी सुबह 6 से लेकर सुबह 11 बजे तक ही खुलेंगी। एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक रहेगी। साथ ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल भी सुबह 11 बजे तक ही मिलेगा। बता दें, बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर प्रदेश गृह विभाग सख्त हो गया है। गृह विभाग ने इसको लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें कहा गया है कि किराने की दुकान, सब्जी मंडी, सब्जी के ठेले वाले अब सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं डेयरी, दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 और शाम को 5 से 7 बजे तक खुलेंगी। हालांकि डेयरी, दूध की दुकानें, सब्जी मंडी और फल विक्रेता शनिवार और रविवार को भी दुकान खोल सकेंगे। शादी समारोह में 50 आदमी शामिल होंगे और शादी 3 घंटे में करनी होगी। इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि देश भर में संक्रमण भयावह स्थिति में पहुंच रहा है। चिकित्सा संसाधनों पर भारी दबाव है। ऐसे में बहुत जरूरी हो गया है कि अति आवश्यक परिस्थिति में ही लोग घरों से निकलें। लॉकडाउन जैसा व्यवहार कर संक्रमण का चेन तोड़ने में सहयोग करें, अन्यथा हालात और गंभीर हो सकते हैं। प्रदेश में चल रहे जन अनुशासन पखवाड़े के तहत सीकर जिले में अब नई पाबंदियां लागू हो गई हैं। एक दिन पहले जिला कलेक्टर ने नई पाबंदियों में छूट दे दी थी, लेकिन अब ये पाबंदियां लागू हो गई हैं। वीकेंड कर्फ्यू और नई गाइडलाइंस की वजह से सीकर में अब बाजारों में सन्नाटा पसरने लगा। केवल दूध और सब्जी की दुकानें ही खुली नजर आई। बता दें, एक दिन पहले ही पुलिस ने फ्लैग मार्च किया था और एसपी ने कहा था कि अब सख्ती बढ़ाई जाएगी। सीकर शहर में प्रवेश करने वाले सभी प्रमुख रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। हर वो चेक पोस्ट पर पुलिस के जवान गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। प्रदेश में चल रहे जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत आज सीकर शहर में जो पाबंदियां बढ़ाई गई हैं, क्योंकि सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की थी उसमें कल के लिए जिला कलेक्टर ने कुछ छूट जारी कर दी थी, लेकिन आज जो बाजार है वो पूरी तरह से नई गाइडलाइन के मुताबिक खुला है। यानी कि सिर्फ सब्जी और दूध की दुकानें सीकर के बाजार में खुली हैं। और इसके साथ साथ कल शाम को गश्त करने के बाद पुलिस अधीक्षक ने ये तय कर दिया था कि शहर में अब लोगों को निकलने नहीं दिया जाएगा। जहां तक नजर जाती है, दुकानों के शटर गिरे हुए नजर आते हैं। ऐसी एक भी दुकान नजर नहीं आ रही जहां शटर उठा हुआ है। सवाई माधोपुर जिले में वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन भी बाजार में तालाबंदी नजर आई। इस दौरान सड़कों पर सन्नाटा नजर आया। ऐसे ही सन्नाटे के मकसद से गहलोत सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया, ताकि कोरोना की चेन टूट सके, संक्रमण की गति रुक सके और महामारी के महासंकट से लोगों को राहत मिल सके। वीकेंड कर्फ्यू में इमरजेंसी सर्विस को छोड़कर हर तरह की व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है, ताकि कहीं भीड़ भाड़ ना हो और लोग घरों से बाहर ना निकलें। वहीं सवाई माधोपुर जिले में आज दूसरे वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा दिवस है, जहां पर समूचे सवाई माधोपुर जिले में सन्नाटा छाया हुआ है। पूरे बाजार पूर्णतया लॉकडाउन है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के अलावा चौथ का बरवाड़ा, बोली, बामनवास, गंगापुर सिटी, खंडार आदि तमाम जगहों के बाजार हैं वो पूरी तरीके से लॉकडाउन है। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए एक और राज्य सरकार की ओर से सख्ती बढ़ाई जा रही है, तो वहीं लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए दौसा पुलिस ने जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान एसपी अनिल बेनीवाल भारी पुलिस जाब्ते के साथ दौसा शहर की सड़कों पर निकले और करीब 7 किलोमीटर तक पैदल मार्च निकाला। इस मौके पर एएसपी अनिल सिंह, डीएसपी दीपक शर्मा सहित भारी पुलिस बल भी पैदल मार्च में नजर आया। इस दौरान सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन की लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही लोगों को बताया गया कि वे नई गाइडलाइन का पालन करें और वीकेंड कर्फ्यू के अलावा सोमवार से शुक्रवार तक अनुमति दुकानें निर्धारित समय पर ही खोलें। गाइडलाइन का यदि पालन नहीं किया तो सख्ती किस तरह की रहेगी? अगर गाइडलाइन की पालना नहीं करते हैं तो जैसे हम पहले करते हैं, दुकानें सीज होंगी, आपके चालान कटेंगे। और फिर मैं दोबारा सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि आप लोग अपने घरों में रहो। रोज की स्थिति खराब होती जा रही है और आप लोग ध्यान रखें। और ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं, ये इसीलिए आई हैं ताकि आप लोग इस चीज़ की अपनी जो ग्रेविटी है उसको आप लोग समझ पाएँ। और आपके थ्रू मैं सारे लोगों से यही अपील करूंगा कि प्लीज़ अपने घरों में रहें। अगर जरूरी काम नहीं है तो घरों से बाहर ना निकलें।
प्रदेश के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जिला प्रशासन की ओर से राजस्थान पंजाब सीमा पर सख्ती और अधिक बढ़ा दी गई है। राजस्थान पंजाब सीमा पर मौजूद साधुवाली और पतली चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अधिकारी पंजाब से आने वाले हर यात्री की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट चेक कर रहे हैं। जिनके पास ये नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है उन्हें वापस भेजा जा रहा है। इस रिपोर्ट के साथ साथ राजस्थान सीमा में आने से पूर्व मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है। संदिग्ध लक्षण दिखाई देने पर उनकी सैंपलिंग ली जा रही है। हालांकि राजस्थान से पंजाब जा रहे यात्रियों के लिए पंजाब सरकार की ओर से कोई बाध्यता नहीं लगाई गई है। तो कोई मास्क वगैरह मास्क नहीं पहनता उसको हम रोकते हैं, उसको समझाते हैं और उसको पहनने के लिए गाइडलाइन करते हैं। जिन पंजाब से जो आ रहे हैं उनकी हम कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट देख रहे हैं। जिनके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट है उनको राजस्थान में एंट्री दी जा रही है। जिनके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है उनको हम वापस कर रहे हैं। उदयपुर के एक निजी अस्पताल में पिछले दिनों 2 लोगों की जिंदगी अधर में थी। अस्पताल न खून की व्यवस्था कर पा रहा था और न ही प्लाज्मा की। इस मुसीबत के वक्त अकील मंसूरी मददगार बनकर आए। RPG का रक्तदान युवा वाहिनी से उनको A पॉजिटिव प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट थी, तो मुझे MB हॉस्पिटल बुलाया गया। मैं MB हॉस्पिटल पहुंचा, मैंने एंटीबॉडी टेस्ट करवाया मेरा पहला, और एंटीबॉडी टेस्ट करवाने के बाद मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया था। दोनों मरीजों का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव था। उनकी जिंदगी ऑक्सीजन पर थी। जान बचाने के लिए प्लाज्मा की सख्त जरूरत थी। परिजनों ने मदद के लिए रक्त युवा वाहिनी से संपर्क किया, लेकिन रक्त युवा वाहिनी के भी हाथ खाली थे। उन्होंने जब अपने रजिस्टर को खंगाला तो अकील मंसूरी का नाम सामने आया। अकील मंसूरी 17 बार रक्तदान कर चुके थे और 3 बार प्लाज्मा भी डोनेट किया था। रक्त युवा वाहिनी ने तुरंत अकील को अस्पताल बुलाया। अकील अस्पताल पहुंचे और वहां पर अपनी जांच कराई, लेकिन अकील का रोजा था। डॉक्टर ने कहा कि जिंदगी बचाने के लिए रोजा तोड़ना होगा। फिर क्या था, अकील ने अपने रोजे की कुर्बानी दे दी। तो फिर डॉक्टर ने पूछा सर आपने कुछ खाया? मैंने कहा सर नहीं, रमजान का पहला रोजा है, मैंने रोजा रखा हुआ है। तो डॉक्टर ने बोला सर आपको कुछ खाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा रोजा तोड़ना है, इंसानियत के नाते अल्लाह से मैंने माफ़ी मांगी कि अल्लाह आप मुझे माफ़ करें, और पहला रोजा मुझे तोड़ना पड़ेगा किसी की जान बचाने के लिए। अगर मुझे रोजा तोड़ना है तो मैंने फिर अपना प्लाज्मा डोनेट किया, क्योंकि मैंने 17 बार पहले ब्लड दे चुका हूँ, 3 बार मैंने प्लाज्मा डोनेट कर चुका हूँ। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के जिला कारागृह में बंद विचाराधीन बंदियों की पहचान दस्तावेजों के अभाव में कोरोना से बचाव का टीका नहीं लग पा रहा। बताया जा रहा है चित्तौड़गढ़ जिला जेल में 500 से अधिक बंदी बंद हैं, जिनमें से 60 बंदी ऐसे हैं जिन्हें टीका लगाया जाना है। 45 से 60 आयु वर्ग के इन बंदियों को वैक्सीन इसलिए नहीं लग पा रहा क्योंकि ये विचाराधीन बंदी हैं और इनकी पहचान के दस्तावेज जिला प्रशासन के पास नहीं है। ऐसे में दस्तावेजों के अभाव में इन कैदियों को टीका नहीं लग पा रहा। बता दें कोरोना संक्रमण इस जेल में भी दस्तक दे चुका है। हालांकि संक्रमित लोगों को अलग रखा जा रहा है। जिला जेल चित्तौड़गढ़ में करीबन 60 बंदी 45 से 60 वर्ष की उम्र के बंद हैं, जिनके लिए वैक्सीनेशन की कार्रवाई जारी है। सीएमएचओ ऑफिस से भी हम संपर्क में हैं और चिकित्सा विभाग से संपर्क में। सर्राफा व्यापारी बार बार अपनी तिजोरी खोल कर देख रहा है, तमाम बॉक्स खंगाल रहा है ताकि अगर कुछ लुटेरों ने छोड़ दिया तो उसे मिल जाए। बार बार अपनी ज्वेलरी बॉक्स खंगाल रहे ये पाली जिले के बापूनगर विस्तार में माता रानी भटियाणी ज्वेलर्स के मालिक हैं और शनिवार की शाम इनकी दुकान में लूट मची। पुलिस और सर्राफा व्यापारी के मुताबिक शनिवार की शाम दुकान बंद करने के बाद एक शख्स ने उनसे गहने खरीदने की बात की। उन्होंने मना किया, लेकिन उस शख्स के बार बार कहने पर दुकानदार ने पीछे का दरवाजा खोल दिया। इसके बाद उस शख्स के 3 और दोस्त दुकान के अंदर दाखिल हो गए और बंदूक दिखाकर दुकान से 1 किलो सोने के जेवरात, चांदी के जेवरात और 2 लाख की नकदी लूट ले गए। सर्राफा व्यापारी का कहना है कि जाते जाते चोर सीसीटीवी का DVR भी लेते गए। लूट की इस वारदात की खबर के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के दुकानदारों के साथ साथ मौके पर पुलिस वाले भी पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि उन्होंने 3 अलग अलग टीमें बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र में हनुमानगढ़ रोड पर कालूवाला ओवरब्रिज के ऊपर दो ट्रकों के बीच आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। ये भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि एक ट्रक के परखच्चे उड़ गए और इस हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस कर्मी मौके पर पहुंचकर हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हुए शख्स को श्रीगंगानगर के लिए जिला अस्पताल लेकर गए। बताया जा रहा है कि घायल हुए शख्स की भी हालत गंभीर है। वहीं ट्रक चालक की तो मौके पर ही मौत हो चुकी है। इस हादसे के बाद हनुमानगढ़ रोड पर लंबा जाम लगा रहा, जो कई घंटों बाद कड़ी मशक्कत के बाद खुला। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर्स, नर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोविड पेशेंट के अनुभवों को लोगों के साथ साझा किया। उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर भी साफ किया कि वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है, ऐसे में लोग किसी अफवाह में न आएं। पीएम ने कहा, भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है और ये काम आगे भी जारी रहेगा। 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग वैक्सीन का लाभ ले सकते हैं। 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी। पीएम ने इस दौरान ये भी कहा कि कोरोना वायरस देश के लोगों के धैर्य और दुख सहने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। पीएम मोदी ने कहा, कई लोगों ने असमय अपनों को खोया है। ये समय हौसले से लड़ाई लड़ने का है। हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी है। राज्य सरकार के प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी शक्ति से जुटी हुई है। राज्य सरकारें भी अपना दायित्व निभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम के अंत में महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी और सभी से कोरोना वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने कहा कि दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी नहीं भूलना है। इस आपदा से हम जल्द बाहर आएंगे, हम मिलकर इस जंग को जीतेंगे। मैं आप सभी से एक बार फिर आग्रह करता हूं कि वैक्सीन हम सबको लगवाना है और पूरी सावधानी भी रखनी है। दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी नहीं भूलना है। हम जल्द ही साथ मिलकर इस आपदा से बाहर आएंगे। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने शनिवार को कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सीन के डोज की कीमतों की घोषणा कर दी है। कंपनी ने कहा है, केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार उन्होंने कीमतों का ऐलान किया है। कंपनी ने राज्य सरकार के लिए प्रति डोज 600 रुपए और निजी अस्पतालों के लिए 1200 रुपए प्रति डोज कीमत रखी है। इस बयान में कंपनी ने कहा, कोवैक्सीन के निर्यात के लिए कीमतें $15 से $20 रखी गई हैं। केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक भारत बायोटेक ने केंद्र को सिर्फ 150 रुपए प्रति डोज में कोवैक्सीन देने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा, हम भारत और दुनिया में चल रही कोविड-19 महामारी को लेकर बेहद चिंतित हैं। हम ईमानदारी से सभी की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। भारत बायोटेक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कृष्णा एम एल्ला ने कहा, कंपनी की आधी से अधिक उत्पादन क्षमता केंद्र सरकार को आपूर्ति के लिए आरक्षित की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड, चिकनगुनिया, जीका, हैजा और अन्य संक्रमणों के लिए वैक्सीन विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि कोवैक्सीन की लागत वसूल हो। उत्तराखंड के हल्द्वानी में ऑक्सीजन के ये सिलेंडर्स अब केवल जरूरतमंदों को ही मिलेंगे। इन सिलेंडर्स को लेने के लिए डॉक्टर की लिखित एडवाइस, आरटीपीसीआर रिपोर्ट और आधार कार्ड जरूरी होंगे। लोगों की ये प्रवृत्ति होने लगी है कि हम लेकर के उसको घर में रख लें, कोई विपदा की स्थिति आएगी उसमें इस्तेमाल करेंगे। जनता से मेरा आपके चैनल के माध्यम से आह्वान है कि इस तरीके का करने पर कालाबाजारी नहीं बल्कि जनता ही इस तरीके की कालाबाजारी करेगी तो वो जो है एक तक पैनिक की स्थिति क्रिएट करेगी। लोगों से अनुरोध है ऐसा न करें। आवश्यकता जिसको होगी उसको ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए कई ऐसे लोग हैं जो घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर कर रहे हैं। ऐसे में शहर के ऑक्सीजन सप्लायर भी जरूरतमंदों की जरूरत को देखते हुए प्रशासन की गाइडलाइन फॉलो करने लगे हैं। तो उन्हीं लोगों को हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट हमें बताया कि हमारे आरटीपीसीआर रिपोर्ट में हम ये पॉजिटिव है, तो उन लोगों उनकी एज डिपेंड करते हैं कि अगर उनको ऑक्सीजन लेवल 94, 85 से नीचे आता है तो हम उनको ज़्यादा थोड़ा ध्यान देते हैं कि और उनकी जो फैमिली मेम्बर को बोलते हैं कि आप इसी पर ध्यान दीजिएगा।
हालांकि हल्द्वानी और उसके आसपास अभी तक ऑक्सीजन की कोई क्राइसिस नहीं है, लेकिन इसके सामान्य दिनों की तुलना में डिमांड 5 गुना तक बढ़ने से सप्लायर्स पर दबाव बढ़ा है। ऐसे में प्रशासन की कोशिश हर जरूरतमंद तक ऑक्सीजन पहुंचाने की है। मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से लागू कर्फ्यू को तोड़ने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। इस महामारी पर लगाम लगाने के लिए कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन इसके बावजूद बिना जरूरी काम के बाहर निकले कई लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मंदसौर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में गश्त पर निकली पुलिस मोटरसाइकिलों से बाहर निकलने वालों पर प्लास्टिक की पाइप बरसाती नजर आई। इतना ही नहीं, नियमों को तोड़ने वाले कई लोगों से कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई गई। वहीं उन दुकानों को बंद करवाया गया जो चोरी छिपे खोली गई थी। पूरे शहर में इसी तरह का नजारा दिखाई दिया। लॉकडाउन लगाया गया है और उसको जो है सख्ती से पालन कराया जा रहा है और लोगों को सख्त हिदायत दी जा रही है कि वो अपने घरों में रहें। इसके साथ ही पुलिस ने इस तरह की गलती करने वालों को सख्त चेतावनी दी। टीकमगढ़ में भी कर्फ्यू तोड़ना कई लोगों को महंगा पड़ा। जो लोग बिना काम के घरों से बाहर घूमते पकड़े गए, उनकी तो शामत ही आ गई। वहां से सामने आए एक तस्वीर में पुलिस वाले कुछ लोगों से उठक बैठक करवाते नजर आए, जबकि कुछ लोग मेंढक की तरह कूदते दिखे। हालांकि बाद में इन्हें आइंदा बेवजह घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत देकर छोड़ दिया गया। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के गौर सौंदर्यम हाउसिंग सोसाइटी की हैं, जहां महामारी के खिलाफ जो जंग चल रही है वो एकता की मिसाल है। यानी यहाँ पर कोरोना मरीजों के प्राथमिक उपचार की पूरी व्यवस्था की गई है। इमरजेंसी में ऑक्सीजन रखा गया है ताकि सोसाइटी के लोगों की मदद की जा सके। और सौंदर्यम हाउसिंग सोसाइटी के तमाम जो रेजिडेंट्स हैं उनकी तरफ से एक नई पहल की गई है और पहल ये है कि अस्पतालों और ऑक्सीजन सिलेंडर की जिस तरह कमी है, उस कमी को देखते हुए ये हाउसिंग सोसाइटी ने ऑक्सीजन सिलेंडर अपने फिलहाल हाउसिंग सोसाइटी में तमाम जो लोग हैं उनको तुरंत मुहैया कराने के लिए व्यवस्था की है। कोरोना काल में डर सबसे खतरनाक है और डॉक्टर्स का कहना है कि डर की वजह से ज्यादातर लोगों की हालत खराब हो रही है। इसी डर को कम करने के लिए यहाँ पर ये व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर किसी के घर देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो उसे यहीं पर रखा जा रहा है ताकि मरीज पैनिक स्थिति में न आए और सोसाइटी में भी माहौल खराब न हो। यहाँ हमेशा डॉक्टर मौजूद रहते हैं। कोरोना महामारी में जब अपने साथ छोड़ दे रहे हैं, ऐसे में लोगों की मदद के लिए कुछ लोगों ने बीड़ा उठा लिया है। उन्हीं में से एक हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर के कोविड अस्पताल में तैनात डॉक्टर सुमित शुक्ला। डॉक्टर सुमित शुक्ला अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर मानव सेवा में जुटे हैं। मरीजों के इलाज के साथ साथ उन्हें एम्बुलेंस तक छोड़ने में मदद करते हैं और ये तस्वीरें उनकी कहानी बता रही हैं। आपको बता दें, डॉक्टर सुमित शुक्ला खैराबाद CHC में बने कोविड-19 L2 हॉस्पिटल में तैनात हैं। सुमित का मानना है कि इस वक्त लोगों को कोई मदद कर सकता है तो वो हैं डॉक्टर्स। अगर डॉक्टर ही आगे बढ़कर मदद नहीं करेगा तो लोगों का हौसला टूट जाएगा। लोग इस वक्त बढ़ते कोरोना की वजह से डर में हैं। उस डर को निकालना बहुत जरूरी है। संक्रमित होने पर लोग अपनों से दूर हो जा रहे हैं। ऐसे में ये संदेश देना जरूरी है कि आप सुरक्षा के साथ लोगों की मदद कर सकते हैं। आज आपकी रिंग सेरेमनी कल होती मतलब होनी थी, लेकिन मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ। कल तो गए नहीं आप? नहीं गया मैं। अच्छा। बिहार के वैशाली से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला ने कोरोना नियमों को तोड़कर एक समारोह का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की भीड़ जमा की गई। कोरोना की दूसरी लहर के बाद वैशाली समेत कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन वैशाली के लालगंज में ठीक इसकी उल्टी तस्वीर देखने को मिली। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग कोरोना नियमों को मानने के बजाय नाच गाना करते नजर आए। इसमें खुद पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला शामिल दिखे, जो इस जश्न में ऐसे डूबे कि कोरोना को ही भूल गए। इतना ही नहीं, भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह जब मंच पर गाना गा रही थी तो वहां मौजूद मुन्ना शुक्ला का बॉडीगार्ड हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आया। इस जश्न में डूबे कई लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को मानना तो दूर, मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझा। झारखंड के धनबाद से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां कांग्रेस से जुड़े इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता मजदूर संघ के लोग आपस में भिड़ गए।
कोयले की लोडिंग में हिस्सेदारी के लिए दोनों गुटों में पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। जैसे ही लोडिंग का काम शुरू हुआ, ये दोनों गुट आमने सामने आ गए। वहाँ से सामने आई एक तस्वीर में दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते दिखे। ऐसा लगा कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हों। इससे पहले भी दोनों तरफ के लोग कोल डंप के सामने उलझे। अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए सड़क पर खड़े होकर जमकर नारेबाजी की। कुछ देर में ही जहां नारेबाजी हो रही थी, वो जगह रणक्षेत्र में बदल गई। जानकारी मिलते ही पुलिस वाले घटना वाली जगह पहुंचे और दोनों गुटों के लोगों को अलग करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। कांग्रेस से जुड़े नेता और उसके समर्थकों की जमकर धुलाई की गई। दो गुट में आपस में विवाद हुआ और विवाद के बाद दोनों उग्र हो गए। पुलिस वालों ने वारदात वाली जगह से कुछ खोखे भी बरामद किए। बताया गया कि दोनों गुटों के बीच फायरिंग भी हुई थी। महाराष्ट्र के पुणे से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। ये आग कैसे भड़की, इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन कुछ ही देर में इसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद तो फैक्ट्री आग की भयानक लपटों में धधकने लगी। इस दौरान उसमें धमाके भी होते सुनाई दिए, जिसने आसपास के लोगों को खौफ से भर दिया। धमाके के बाद तो इसकी लपटें आसमान छूने लगी और इसका काला धुआं चारों ओर फैल गया। डर इस बात का सताने लगा कि कहीं ये आग पास की दूसरी फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ना ले ले। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन धमाके की वजह से उस फैक्ट्री की एक दीवार पूरी तरह ध्वस्त हो गई। हादसे के वक्त फैक्ट्री बंद थी, जिसकी वजह से इसमें कोई भी कर्मचारी नहीं था, इसलिए बड़ी दुर्घटना टल गई। और अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। इराक की राजधानी बगदाद से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। बगदाद के एक अस्पताल में भीषण आग लगने से 27 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि 44 लोग घायल हो गए। बताया गया ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की वजह से आग भड़की और पलक झपकते ही पूरे अस्पताल में फैल गई। आग इतनी खतरनाक थी कि कई मरीजों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। वहां से सामने आई एक तस्वीर में अस्पताल की इमारत से ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। हादसे के बाद आसपास के लोग और प्रशासन की टीम मरीजों को अस्पताल से सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुट गई, जबकि फायर ब्रिगेड के लोगों ने धधकती इमारत पर चारों तरफ से पानी के बौछारें करना शुरू किया। कुछ देर की मेहनत के बाद आग बुझा दी गई, लेकिन इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई। सीरिया में समुद्र किनारे तेल के एक टैंकर में भीषण आग लग गई। सीरिया की सरकार के मुताबिक हो सकता है इस आग के पीछे संदिग्ध ड्रोन हमला हो। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने बताया कि बनियास रिफाइनरी के बाहर तेल के टैंकर में लगी आग को बुझा दिया गया। मंत्रालय ने ये भी कहा, आग संदिग्ध ड्रोन हमले के बाद लगना शुरू हुई थी। ये हमला लेबनान के जलीय क्षेत्र से किया गया था। इस संबंध में अधिक जानकारी नहीं दी गई है और न ही ये बताया गया कि टैंकर कहां से आ रहा था। बता दें, सीरिया में तेल से जुड़े अधिकतर संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, लेकिन इसकी 2 रिफाइनरी संचालित हो रही हैं, जिसके कारण ये देश ईंधन के लिए ईरान पर निर्भर है। हाल ही के महीनों में तेल टैंकर और जहाजों पर इस तरह के संदिग्ध हमले बढ़े हैं। हमले भी ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब क्षेत्र में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है। प्रतिबंधों के कारण देश में ईंधन आपूर्ति में दिक्कतें आ रही हैं और इन चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी महीने की शुरुआत में ईरान के कार्गो जहाज पर हमला हुआ था। इस जहाज को फ्लोटिंग बेस पर ईरान की पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड की ओर से यमन के तट पर इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई थी। मध्य पूर्व के देशों में पानी पर होने वाले इस तरह के हमलों की शुरुआत साल 2019 में तब हुई थी जब अमेरिकी नौसेना ने ईरान को संयुक्त अरब अमीरात के तट से ओमान की खाड़ी में उस साल जून में हुए हमलों का दोषी ठहराया था। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।